मास्टर्स की तलीम मुकम्मल होने वाली थी। मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। जब मैं ईद की छुट्टियों में घर आया, मैंने आज दिल में मंसूबा बना रखा था कि घर जाते ही अब्बा जान को अपनी पसंद के बारे में आगाह करूँगा। मेरी यूनिवर्सिटी फेलो तानिया बहुत मुझे पसंद थी और मैं इसी से शादी करना चाह रहा था। बस सही मौके की तलाश में था। इस दफ़ा ईद के मौके पर गाँव गया तो मैंने सोचा कि अब्बा को अपनी पसंद के बारे में आगाह करूँगा और फिर अपने वालिदैन को तानिया के घर भेजूँगा ताकि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाए। अब्बा ने मुझे अपनी जीप में बिठाया और कहा, आओ ज़रा ज़मीनों का चक्कर लगा कर आते हैं। मैं अब्बा के साथ जीप में सवार हुआ। थोड़ी देर में हम अपनी ज़मीनों पर पहुंचे तो अब्बा जान ने कहा, ये हमारे बाप दादा की ज़मीनें हैं जो हमें विरासत में मिली हैं। ये ज़मीनें जो हमें विरासत में मिली हैं किसी गैर के पास चली जाएं। मैंने कहा, अब्बा जान आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या, कोई भी शख्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इसकी ज़मीनों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अब्बा जान ने मुझसे कहा, तमूर बेटा, ज़ैनब मेरी भतीजी है, मुझे अपनी बेटियों से ज़्यादा अजीज़ है, 200 एकड़ की अकलौती वारिस। मैं चाहता हूँ कि ज़ैनब को अपने घर की बहू बना लो। उम्मीद है कि मेरी इस पसंद पर तुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। जब अब्बा जान के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान हुआ और परेशान होने के साथ साथ सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो जहां अब्बा जान को अपनी पसंद के बारे में बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि अब्बा जान ने मुझे एक आजमाइश में मुब्तला कर दिया। ज़िंदगी में कभी मैंने अब्बा जान के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, ना ही बहस की थी, लेकिन आज एक ऐसा मौका था जिसकी वजह से मैं शशोपंज में मुब्तला हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अगर आपने अपनी पसंद का इजहार किया तो अब्बा जान नाराज़ हो सकते थे। अब्बा जान की नाराज़गी मैं मोल नहीं ले सकता था, मगर ये भी एक हकीकत थी कि ज़ैनब के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसका और मेरा कोई मैच नहीं था। वो सारी ज़िंदगी घर में रही और एक दफ़ा भी स्कूल ना गई, जबकि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था। एक तरफ तानिया का चेहरा मेरे सामने आता, दूसरी तरफ अपने माँ बाप के चेहरे पर नज़र डालता। दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी और सर झुकाकर अब्बा के इस फैसले को मान लिया। अब्बा जान ने मुझे गले से लगाया और इसके बाद अगले माह की 10 तारीख को ज़ैनब से मेरी शादी तय हो गई। मुकर्रर वक़्त पर ज़ैनब से मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मैंने इसे दिल से अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया और मैंने दिल में यही मंसूबा बना रखा था कि जब मैं इस बीवी से कोई तल्लक ही नहीं रखूँगा तो तंग आकर खुद ब खुद घर से चली जाएगी। शादी की पहली रात ही मैंने ज़ैनब को मुँह दिखाई में यही बात कही कि मैं अपने माँ बाप की वजह से तुमसे शादी कर रहा हूँ, मगर मैंने दिल से तुझे बीवी तस्लीम नहीं किया। खुद बेड पर सोता, इसे नीचे सोने पर मजबूर करता, मगर इसके बावजूद वो बहुत आला ज़रफ़ लड़की थी। इसने मेरी ये बात किसी को ना बताई। मुझे यकीन था कि वो घर जाकर अपनी माँ और माँ बाप को बताएगी ज़रूर जो बातें मैंने इससे कही हैं, इनके कहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका सबूत ये था कि मेरे चाचा बहुत सख्त दिल आदमी थे। वो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर वो अपने बाप को बताती तो दूसरे दिन ही मेरा चाचा इधर घर आकर हंगामा खड़ा कर देते, लेकिन चाचा ने कुछ ऐसा नहीं किया। इस बात का सबूत ये है कि ज़ैनब के घर जाकर मैं शिकायत ना की। मेरी इन तमाम ज़्यादतियों के बावजूद इसने एक अच्छी बीवी होने की कोशिश की। जब भी इसे महसूस होता कि मेरा चाय पीने का मूड है तो वो खुद चाय बनाने चली जाती। शुरू ये भी मालूम होता कि कौन से दिन मैं कौन सी शर्ट पहनता हूँ और जूतों में के बारे में भी पूरी मालूमात थी। मेरी पसंद के खानों के बारे में भी इसे इल्म था। वो रवायती बीवी वाले सारे फ़राइज़ निभा रही थी, जबकि मैं इसे मुसलसल इग्नोर कर रहा था। मैं इस पर रवायती शोहरों वाला कोई हुक्म नहीं चलाता, मेरा फ़लाँ काम कर दो, फ़लाँ कर, लेकिन इसके बावजूद मेरे सारे काम कर रही थी। मगर इन तमाम बातों के बावजूद मैंने कभी इसे दिल से तस्लीम नहीं किया था। वो गाँव की थी, जबकि मैं शहर में पला बड़ा था। वो खूबसूरत तो थी, लेकिन खूबसूरती से ज़्यादा मुझे एतमाद पसंद था। इसमें बिल्कुल नहीं था। हमेशा आंखें झुकाकर चलती, मुलाजमों की तरह मेरे सामने काम करती, हालांकि वो मुझसे बड़ी ज़िम्मेदार थी, क्योंकि वो अपने बाप की इकलौती औलाद थी और 200 एकड़ की अकेली मालिक थी, जबकि हम 2 भाई थे और मेरे हिस्से में तो 100 एकड़ आ रहा था। एक दिन मैं सुबह नहाकर कंघी करके नीचे चला गया तो वो नाश्ता बना लेने। यूं ही नीचे लॉन में अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। आज छुट्टी का दिन था तो दिमाग थोड़ा फ्रेश था।
अखबार पढ़ने का मुझे वैसे भी कोई शौक़ नहीं था, बस यूँ ही वक़्त गुज़ारने के लिए हेडलाइंस पढ़ रहा था। मेरी आदत थी कि मैं छुट्टी का दिन हमेशा घर में गुज़ारता ताकि माँ-बाप को टाइम दे सकूँ। वैसे तो मैंने दिल में यही सोचा था कि शादी के बाद अपनी होने वाली बीवी के साथ छुट्टी के दिन वक़्त गुज़ारूँगा, इसे घुमाने ले जाऊँगा, लेकिन मेरे तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। ज़ैनब के साथ तो ऐसा करना मुमकिन ही नहीं था। अखबार पढ़ते वक़्त मुझे महसूस होता कि मुझे कोई देख रहा है। इधर-उधर देखा लेकिन कोई नज़र ना आया। दोबारा अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। दोबारा मुझे महसूस हुआ कि फिर कोई देख रहा है। इस दफ़ा मैंने जल्दी से पीछे देखा तो ज़ैनब मुझे किचन की खिड़की से देख रही थी, लेकिन मेरे देखते ही दोबारा काम में मसरूफ़ हो गई। इसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा। जिस लड़की को मैं इतना इग्नोर करता हूँ, इसका ख्याल भी नहीं रखता, अपने साथ बेड पर सोने के लिए भी मना करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझ में दिलचस्पी ले रही है, मेरा ख्याल रख रही है। वो अक्सर ही मेरी तरफ देखकर घूरती थी, लेकिन मेरे देखने पर वो अपनी नज़रें मोड़ लेती। एक दफ़ा तो मैं गहरी नींद में था, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो वो ऊपर मेरी तरफ ही देख रही थी। क्या वो हमेशा से ऐसी थी या फिर शादी के बाद ऐसी हो गई थी? इसके बारे में मैं नहीं जानता था, मगर एक बात जो मैंने महसूस की, दिन ब दिन इसमें तब्दीली आ रही थी। वो कपड़ों की सिलेक्शन के बारे में मोहतात हो गई थी। एक दिन वो मेरे लिए चाय बना कर लाई। मैंने इसकी आंखों में देखा कि वो कुछ कहना चाह रही, लेकिन कह नहीं पा रही। मैंने इसकी तरफ देख कर कहा, आपको कुछ कहना है? वो कहने लगी, नहीं, कुछ नहीं कहना। फिर जाते वक्त अचानक वापस मुड़ी और कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है, छुट्टी का दिन भी है, तो मेरे दिल में आया कहीं घूमने चलें। इसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ और इसको की तरफ देखकर कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे साथ सोना पसंद नहीं करता तो घूमने कैसे चला जाऊं? बड़ी अजीब लड़की हो, छोटी सी बात नहीं समझती। मैंने अपने माँ बाप की वजह से तुमसे शादी की है, वरना मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो कहने लगी, अगर आपने शादी कर ही ली है तो इसे निभाने की भी कोशिश करें। मैंने कहा, मेरे पास इन फालतू बातों का वक़्त नहीं है। फिर वो बगैर चाय पिए वहाँ से चला गया और फिर ज़ैनब बेचारी वापस अपने कमरे में चली गई। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि वो बेचारी कमरे में जाकर रो रही होगी। मेरे दिल में चेक कर लेना चाहिए। जब कमरे में गया तो वहाँ मौजूद नहीं थी। इसके बाद मैंने किचन में झांका, देखा तो वो वहाँ भी नहीं थी। ढूंढता ढूंढता आखिर एक कोने वाले कमरे में गया तो सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने गौर से देखा तो वो अपने आप से बातें कर रही थी, रोते हुए कह रही थी, या अल्लाह, मैं ये किस आजमाइश में पड़ चुकी हूँ। मैं अपने ख़ानदान के एक एक फ़र्द से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तैमूर से भी हमारे ख़ानदान से है, अपना खून है, इससे भी मुझे मोहब्बत है, लेकिन इसके रवैये की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। या अल्लाह, इसके दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। इससे आगे मैं सुन ना पाया कि कहीं मेरा दिल इस लड़की के लिए नरम ना हो जाए, क्योंकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। मैंने तो आज तक इसे अपने दिल में जगह ही नहीं दी थी, और तानिया दूर होने के बावजूद मेरे दिल में बैठी थी। मैं तो इस इंतज़ार में था कि मेरे इस रवैये से तंग आकर आखिर ये घर छोड़कर चली जाए, और मुझे इसकी बात की उम्मीद भी बहुत थी। अब्बा जान ने मुझसे महसूस किया कि शादी के बाद ज़ैनब को लेकर कहीं नहीं गया, तो आज अब्बा जान ने मुझसे कहा कि कल ज़ैनब को साथ लेकर शहर चले जाओ, एक दिन उधर ठहर जाओ। मैंने दिल में सोचा कि अब्बा जान ने मुझे किस आज़माइश में डाल दिया। शहर में भी हमारा एक घर था। मैं ज़ैनब को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। अब्बा जान ने 2 दिन क़याम का हुक्म दिया था, और ये 2 दिन मुझ पर बहुत भारी पड़ने वाले थे। मगर शहर जाकर मैंने सोचा कि अब आ ही गए हैं तो इस लड़की से अपना रवैया कुछ दुरुस्त कर लूँ। यूँ मसलसल खामोशी अच्छी नहीं है, और ये बहुत अजीब लगता है कि एक बंदी आपके साथ हो और आप इससे बात तक ना कर रहे हों। और रहायश पर जाकर मैंने कपड़े तब्दील किए और इससे कहा कि तुम भी कपड़े तब्दील कर लो और एक अच्छे से होटल में खाना खाने जा रहे हैं। मेरी ये बात सुनकर इसकी आंखों में चमक आ गई। जल्दी दहाड़ इसने मेरे चेहरे पर खुशी महसूस की थी, और मुझे भी दिली सुकून मिला। जो मैं चाहता था, इस लिहाज से नहीं चाहता था कि ज़ैनब मेरे साथ मैं तो तानिया के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता, एक एक लम्हा इसके नाम करना चाहता था। रात को सड़कों के किनारे इसका हाथ पकड़कर चलना चाहता था, मगर ज़ैनब तो ऐसी नहीं थी, मुझ टाइप की नहीं थी। ऐसे महसूस होता था जैसे वो मेरी नौकरानी है, मैं इसका मालिक हूँ।
हमारा दोनों का रिश्ता बिल्कुल अलग था। मैं तो मियाँ बीवी की मोहब्बत का कायल था, मैं इसका कायल नहीं था कि बीवी में फ्री गपशप होनी चाहिए, एक दूसरे को तंग करें। खैर इसके बाद हम होटल में खाना खाया। ज़ैनब ने शहर के लिहाज से अच्छे से कपड़े ज़ेब तन किए। एक दफ़ा यूं ही इस्त्री करते वक्त इसने मेरी एक नीले रंग की शर्ट जला दी और फिर इधर ही रोना शुरू कर दिया। वो आसानी से मेरी शर्ट को छुपा सकती थी क्योंकि मेरे पास दर्जनों शर्टें थी और मुझे याद भी नहीं था कि मेरी कौन सी शर्ट कहाँ पे है। हम्म, हम्म, हम्म। अब इसने रोना शुरू कर दिया। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ। इसने कभी कभी मैं हैरान होता कि ज़ैनब किस किस्म की लड़की है। इधर शहर में लड़कियां अपने शौहर से हर वक्त कोई ना कोई फरमाइश करती रहती हैं, लेकिन आज तक शादी को 1 साल होने को आया था, इसने कोई फरमाइश नहीं की थी। सुबह उठकर नमाज़ पढ़ती, 5 वक्त की नमाजी थी। सुबह कुरान मजीद की तिलावत करती। इधर शहर में भी इसने फ़र्श पर कपड़ा बिछाया और सोने लगी, क्योंकि इसे मालूम था कि मैं इसे बेड पर नहीं सोने दूंगा। एक रात सोता मैं सीधा सो रहा था कि मेरी सांस रुक गई। मेरे दोस्त भी इस बारे में बताते थे। बचपन में वालिदैन को भी इस बीमारी के बारे में पता था कि सीधा सोने से मेरी सांस में रुकावट पैदा हो जाती है, मगर ज़ैनब को किसी ने नहीं बताया था। इसे महसूस हुआ तो इसने मुझे नींद से बेदार करना चाहा। सुबह का वक़्त था। मैंने देखा कि वो अपने हाथ से मुझे नींद से बेदार करे। मुझे शदीद गुस्सा आया। मैंने ज़ैनब से कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैंने मना किया था ना, मेरे करीब मत आया करो, और आज तूने मुझे छू लिया। समझती क्या हो अपने आप को? जब मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि मैंने दिल से तुम्हें बीवी तस्लीम नहीं किया, तो क्यों बार बार मुझे तंग करने के लिए आ जाते? वो कब बातें होंठों के साथ कह रही थी कि दरअसल आपकी सांस रुक रही थी और चेहरे पर पसीना भी काफ़ी था, इसलिए मैंने आपको बेदार किया। मैंने कहा, खबरदार आइंदा मुझे हाथ मत लगाना। मैंने बेड से उठा और इसे हाथ से पकड़कर कमरे से बाहर धकेल दिया। इसके बाद कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दोबारा बेड पर सो गया, क्योंकि मुझे नींद पूरी नहीं हुई थी। जब दोबारा आँख खुली तो इस वक्त सुबह के 9 बज चुके थे। सुबह 5 बजे का वाक़या याद आया तो अच्छा ना लगा। दिल में सोचने लगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही इसके साथ मिसबिहेव किया। इसके इस वक्त बाथरूम में नहाते वक्त भी मुझे यही ख्याल सताता रहा कि मैंने उस बेचारी के साथ बहुत गलत किया है। उसने तो मेरे खैर ख्वाही में मुझे जगाया था, उल्टा मैंने इसकी बेइज्जती कर दी। 1 साल को होने को आया, वो बेचारी फ़र्श पर सोती है। कभी इस बात का तज़किरा इसने किसी से नहीं किया। मुझे एक एक करके ज़ैनब की सारी खूबियाँ नज़र आने लगी। दिल में एहसास होने लगा कि यार तूने तो जुल्म की इंतहा कर दी। खैर मैंने जल्दी से नहाया और इसके बाद दरवाज़ा खोल कर उसे देखने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र ना आई। किचन में आया तो इधर भी नहीं थी। फिर बाहर सहन में मुझे नज़र ना आई तो मैं बहुत परेशान होने लगा। ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने मछली को पानी से बाहर फेंक दिया। मैं अंदर ही अंदर तड़पने लगा, क्योंकि ज़ैनब की तमाम मच्छलियाँ मुझे तड़पा रही थी। अब जब मुझे नज़र नहीं आ रही तो मैं परेशान हो गया था। इससे माफ़ी मांगना चाह रहा। मैं दिल ही दिल में महसूस करने लगा कि मैं इसे यूं गायब होने पर इतना परेशान क्यों हूँ। खुद तो चाहता था कि वो घर से चली जाए और दोबारा नज़र ना आए। अब जबकि मेरा काम हो गया तो मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? इससे मोहब्बत करता हूँ। मैं खुद से पूछने लगा, हरगिज़ नहीं। मैं ऐसी लड़की से कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ जो मेरी मोहब्बत के काबिल तक नहीं, जिसे बात करने का सलीका नहीं। फिर मेरे अंदर से अज़राई, जाहिल तो इससे मोहब्बत है, इससे हद से ज़्यादा फरमाबरदारी खामोशी ने तुझे अंदर से तोड़ दिया, इसका दीवाना बना दिया। मेरी अना ने कहा, मुमकिन नहीं। एक एक करके सारी इसकी अच्छाइयाँ याद आने लगी। फ़र्श पर बिस्तर पर सो जाती थी, सोते हुए मेरी तरफ देखती रहती, किस तरह वो अच्छी खाने की खिड़की से मुझे घूर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने देखा इसने अपना चेहरा छुपा लिया कि इनकी सारी अदात की वजह से मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। हाँ, इससे मोहब्बत करता हूँ। मेरे अना का भूत उतर चुका। मैं पागलों की तरह भाग भाग कर इससे तलाश कर रहा था। घर में नज़र ना तो बाहर गेट पर गया, सड़क पर दिखा, लेकिन कहीं नज़र न आई। मुझे इसकी बात की परेशानी थी कि अब्बा को क्या जवाब दूंगा। तुम बीवी को साथ लेकर घूमने गए थे, बीवी कहाँ है? बस परेशानी थी तो इसी वजह से थी, क्योंकि मैं अंदर से बहुत बेचैन था। मैं बाहर सड़क पर गया, इधर भी मुझे नज़र न आई। गाड़ी निकाल ली, शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, तमाम बस अड्डों पर दिखा क्या शायद वो मुझे कहीं नज़र आ जाए, लेकिन मुझे कहीं नज़र ना आई। मैं दिल ही दिल में बहुत परेशान हो रहा था।
پھر سوچا شاید کسی بس پر سوار ہو کر گاؤں چلی گئی ہو۔ میں نے گاؤں رابطہ کیا تو وہاں سے بھی خبر آئی کہ وہ یہاں نہیں آئی تھی۔ تھک ہار کر واپس اپنی رہائش پر اب آیا، صوفے پر لیٹ گیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک میں پسینے میں شرابور تھا۔ زینب کی ایک ایک اچھائی مجھے یاد آ رہی تھی کہ شادی کی پہلی رات اس نے سے لے کر خاموشی کے ساتھ بستر پر بچھا کر لیٹ جاتی تھی۔ بیوی مجھے کیا اس سے بھی بہتر بیوی مجھے مل سکتی تھی؟ زینب سے بڑھ کر مجھے کوئی نہیں پیار کر سکتا۔ اب مجھے اس سے جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن افسوس کہ میں نے اسے کھو دیا۔ نہیں، وہ کہاں ہے؟ خدا نہ کرے اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، دل براشتہ ہو کر میرے ظلم سے تنگ آ کر اس نے اپنی زندگی ختم نہ کر لی ہو، کہیں نہر میں چھلانگ نہ لگا دی۔ اس طرح کے خیالات بار بار میرے دماغ میں آ رہے تھے، مجھے پریشان کر رہے تھے۔ الماری کھولی تو وہاں ایک خط پڑا تھا، جس کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں تیمور کے قابل نہیں ہوں، لیکن بیوی ہونے کے ناطے میں اس کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ سوتے ہوئے تیمور کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں نہیں سو پاتی۔ میں یہی سوچ کر ساری رات سوتی نہیں کہ خدا نخواستہ تیمور کی سانس رک نہ جائے۔ ساری رات اس کے بستر کے ساتھ بیٹھی رہتی ہوں تاکہ اس کا خیال رکھ سکوں۔ محبت کا تقاضا یہی ہے، قربانی دی جائے، لہٰذا میں نیند کی قربانی دے کر اس کا خیال رکھتی ہوں۔ تیمور رو رو کر کہہ رہا تھا، کاش وہ ایک دفعہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ مجھے اب اس پر کی گئی ایک ایک زیادتی یاد آ رہی تھی۔ ان کو یاد کر کے میں چیخنے چلانے لگا، اپنے بال نوچنے لگا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر اچانک وہ میرے سامنے آئی اور اسے دیکھ کر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری سانس واپس آ گئی ہے۔ کہاں چلی گئی تھی تم مجھے چھوڑ کر؟ اب دوبارہ چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ زینب کہنے لگی، جیسے ہی آپ نے مجھے صبح کمرے سے نکالا تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں گھر کی چھت پر چلی گئی تاکہ رونے کی آواز آپ تک نہ پہنچ سکے۔ ایک چارپائی پڑی تھی تو میں وہاں نیند آ گئی۔ اب آپ کی چیخوں کی آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں چھت سے نیچے آئی۔ کیا ہوا؟ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ میں نے زینب سے کہا، تم گم ہو گئی، اب تم مجھے کبھی دور مت جانا، تم میری سب سے اچھی بیوی ہو، میں تمہارا بہت برا شوہر ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، خدا دارا مجھے معاف کر دینا۔ زینب نے کہا، آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کیجیے، آپ کل بھی میرے لیے قابل احترام تھے، آج بھی آپ کی اتنی ہی عزت کرتی ہوں۔ زینب نے دل سے مجھے معاف کر دیا، بھائی یہی میرے لیے کافی تھا۔ شادی کی پہلی سالگرہ پر میری خواہش پر زینب کو دوبارہ دلہن بنایا گیا۔ شادی کی تمام رسومات ادا کی گئیں۔ دلہن کے روپ میں وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت ہے، یہ مجھے آج پتہ چلا، مگر سب سے زیادہ خوبصورت اس کا اخلاق تھا۔ اس کا دل ایک انمول موتی کی طرح خالص تھا اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا کہ مجھے زینب جیسی بیوی ملی۔